आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। और आर्टिकल 16 में बोला गया है अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है सरकारी नौकरियों में अवसर। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जितने भी जो प्रोविज़न हैं आरक्षण से संबंधित, उन सभी चीज़ों पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें। रिजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड जो डिसीजन दिया है, इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 16 भारत के लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार हमने अन्य देशों के नागरिकों को नहीं दिया हुआ है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) की, तो 16(1) में बोला गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थल और उद्भव, ये 7 शब्द हैं। इन 7 शब्दों के आधार पर राज्य किसी को भी सरकारी नौकरी देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद 16(2) में कहा गया है कि इन्हीं शब्दों के आधार पर राज्य नागरिकों के बीच में सरकारी नौकरी देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। 16(3) में कहा गया है राज्य निवास के आधार पर सरकारी नौकरी देने में भेदभाव कर सकता है। कैसे कर सकता है? 16(1) में बोला गया निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 16(3) में कहा गया है कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। यदि राज्य को ऐसा लगता है कि किसी स्टेट में ट्राइब ज्यादा हैं, पिछड़े लोग ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के लिए एक विशेष कानून बना सकता है कि उस राज्य में अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, उस स्टेट में दूसरे राज्य के लोग सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। और ये अधिकार केवल और केवल संसद को है, पार्लियामेंट कानून बनाकर ही ऐसा कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य स्थिति में अनुच्छेद 16(3) से एक राज्य में जितनी भी भर्तियां आती हैं, उस राज्य में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसका आधार भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(3) है। लेकिन 16(3) में यह बात कही गई है कि निवास के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि ऐसा लगता है तो संसद कानून बना करके उस क्षेत्र में सरकारी नौकरियां उस क्षेत्र के लोगों के लिए ही आरक्षित कर सकती हैं, या ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, भारत में खासकर साउथ के जो स्टेट हैं और नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए हैं, स्पेशली तमिलनाडु के संदर्भ में। आगे चलते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है 16(4) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ऐसे पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, उन लोगों के लिए आरक्षण की बात करता है। तो याद रहेगा आपको, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ऐसे लोग जो पिछड़े हैं, विकास की मुख्य धारा से पीछे हैं, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है 16(4। तो 16(4) से सरकारी नौकरी में आरक्षण आपको मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340। और अनुच्छेद 340 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह पावर होगा कि ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए, खासकर ओबीसी के लिए, एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करे और वो देखेगा कि पिछड़ों की स्थिति कैसी है और उन्हें किस रेशियो में, किस अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 का प्रयोग करते हुए हमारे यहाँ 2 बार 2 आयोग गठित किए गए, 2 पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग, और ये गठित किया गया था 1953 में। इस आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी, उसकी सिफारिशों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। बाद में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा एक मंडल आयोग गठित किया गया। मंडल आयोग मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में गठित किया। इस आयोग ने सिफारिशें दी, मंडल आयोग ने, कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी को
अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक आधार पर भी जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मंडल आयोग गठित किया गया 1978 में। इस मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें दी 1980 में। इसकी सिफारिशों को इंप्लीमेंट किया गया 1919 में। 78 में आयोग गठित हुआ, 80 में इसने अपनी सिफारिशें दी कि ओबीसी को 27% आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश को लागू किया गया 1990 में। 1990 में जब इनकी सिफारिशों को लागू किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे क्या नाम था भाई उनका, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये याद रखिएगा, 1990 में जब इनकी सिफारिशों को इंप्लीमेंट किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और जैसे ये सिफारिशें लागू हुई, वैसे ही भारत में बड़ा बवाल हो गया और फाइनली इस मंडल आयोग की जो सिफारिश है, जिसको इंप्लीमेंट किया गया था, इसको न्यायालय में चुनौती दी गई। और इसको न्यायालय में जो चुनौती दी गई, वो जिस केस में दी गई उसका नाम था इंदिरा साहनी केस। इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी केस। और ये इंदिरा साहनी केस आया 1992 में। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो इंदिरा साहनी केस है, ये भारत के इतिहास में आरक्षण पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा डिसीजन है। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात इसने की इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण की सीमा 50% तक हो सकती है, 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा को 50% से क्रॉस किया जा सकता है, जैसे तमिलनाडु के संदर्भ में किया गया। इसके अलावा इंदिरा साहनी केस में यह निर्णय दिया गया 1992 में कि पदोन्नति में, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया तो ऐसी स्थिति में एक ही बैच के जो लोग होंगे, एक का प्रमोशन हो गया और किसी वर्ग का, किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हुआ जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो ये होगा, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा और बहुत बेहतर तरीके से वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगा। इस आधार पर इंदिरा साहनी केस ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को नकार दिया। इसके अलावा इंदिरा साहनी केस में कहा गया दो बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, एक तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर रिजर्वेशन को उसने मान्य किया, आर्थिक आधार पर उसने रिजर्वेशन को कैंसिल किया कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी इस केस में बहुत सारे ऐसे डिसीजन दिए गए जो आगे के जो रिजर्वेशन से संबंधित जितने भी जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके लिए इस केस ने एक आधार का काम किया। ये चीज समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ यूं कि उस समय तो सामान्य आधार पर जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बात की गई थी, उसको इंप्लीमेंट फिर नहीं किया गया, लेकिन बाद में, अभी आपको पता होना चाहिए, 2019 में सरकार ने एक संविधान संशोधन किया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके द्वारा आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण दे दिया गया है। इसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसे वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, इनको सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 16(4) में किया गया है। और पदोन्नति, उसके बाद एक और आर्टिकल है, यह है पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण। अभी जैसा मैंने आपको बताया, इंदिरा साहनी केस में बोला गया था 1992 में कि पदोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए 1995 में, 1995 में केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल लेकर के आई, और सरकार ने इस बिल को पारित किया और कहा कि हम पदोन्नति में आरक्षण देंगे। तो याद रहेगा आपको। तो फाइनली 1995 में 77वें संविधान संशोधन के तहत पदोन्नति में रिजर्वेशन के लिए एक बिल संसद में लाया गया, ताकि इंदिरा साहनी केस को अप्रभावी किया जा सके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16(4) में किया गया है। इसके अलावा अग्रनयन का नियम, अग्रनयन का नियम होता है कैरी फॉरवर्ड रूल। तो याद रखना आप इसको, कैरी फॉरवर्ड रूल, इसका मतलब यह है कि इसको बोलते हैं बैकलॉग भर्ती। याद रहेगा आपको, बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती का मतलब ये होता है, ये 16(4) में ये कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे इस साल जितनी भी भर्तियां आती हैं और उन भर्तियों में SC ST के लिए जितने पद रिजर्व रखे गए हैं, यदि इस साल वो पद नहीं भरे जाते तो आने वाले साल में जितनी भर्तियां आएंगी उसमें तो SC ST के लिए पुनः सीटें रिजर्व रहेंगी, लेकिन साथ में जो पिछले साल की सीटें नहीं भरी गई थी वो सीटें भी ऐड होकर के आएंगी। इसे ही कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल या बैकलॉग भर्ती। क्लियर हुआ? तो जब भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी वैकेंसी का तो आप देखेंगे उसमें जो सीटें रिजर्व रहती हैं वो तो दिखाता है, और SC ST के लिए अलग से आपको बैकलॉग भर्ती वाला कॉलम रहता है जिसमें पुरानी जो सीटें नहीं भरी गई थी वो भी उसमें रहती हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो कैरी फॉरवर्ड रूल, और इसमें कहा गया है अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरक्षण की सीमा 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर जो भर्ती आएगी और इस साल जो SC ST के पद नहीं भरे गए थे वो भी ऐड होकर के आएंगे तो रिजर्वेशन की सीमा तो 50% को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि अगर ऐसी स्थिति में बैकलॉग भर्ती के संदर्भ में रिजर्वेशन की सीमा 50% को क्रॉस करती है तो इसे आरक्षण की सीमा क्रॉस करना, 50% की सीमा क्रॉस करना नहीं माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है आपको? चलिए, तो ये कुछ आर्टिकल थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। आर्टिकल 16 से रिलेटेड, अवसर की समानता से संबंधित, इसको आप याद रखें और बिल्कुल यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। मुझे लगता है आपको आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो 16(4) याद रखिए, SC ST और OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। और अभी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो जनरल कैटेगरी को, EWS को जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है वो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा रहा है, जिसको अमान्य घोषित कर दिया था इंदिरा साहनी केस में 1992 में। थैंक यू।